मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संसद बैठती है उस देश की जनता के हितों से जुड़े फैसले लेने के लिए, देश को मुश्किलों से निकालकर सुखद भविष्य की ओर ले जाने के लिए, देश और समाज को एकजुटता की डोर में और मजबूती से बांधने के लिए। भारत में भी हमेशा से यही होता आया है, लेकिन इस वक्त सरकार का रवैया संसद की परंपराओं से उलट दिख रहा है। संसद में अपनी जवाबदेही से वो बचती नजर आ रही है। आप पूछिए कि चीन कहां तक आया, जवाब मिलेगा पता नहीं। आप पूछिए कितने प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन में जिंदगी गंवा दी, जवाब मिलेगा पता नहीं। आप पूछिए कितने एमएसएमई बंद हुए, जवाब मिलेगा पता नहीं। आप पूछिए कि कितने डॉक्टर्स कोरोना मरीजों की सेवा करते करते चल बसे, उसका जवाब भी मिलेगा पता नहीं। तो सत्ता का नशा, बहुमत का घमंड और मनमानी की सनक, इन तीनों का ऐसा कॉकटेल इस सरकार के सिर पर है कि उसे कुछ पता ही नहीं कि देश का हाल क्या है। दरअसल अपनी सुविधा और उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है, ऐसे ऐसे कानून बना रही है जिनसे आम जनता को आगे जाकर तकलीफें ही मिलने वाली हैं। लेकिन गजब देखिए कि सरकार दावा कर रही है कि उसके बनाए कानूनों से राहत मिलने वाली है। तो आज आईने की नज़र से पड़ताल करेंगे सरकार की मनमानी की और उस वजह से नाराज हो रहे सहयोगियों की। साथ ही ये भी देखेंगे कि सरकार के पास किसी भी बात की जानकारी क्यों नहीं होती या फिर हर सवाल पर मुकर जाना उसकी आदत बन चुकी है। सबसे पहले लेकिन बात करते हैं उन फैसलों की जिन पर इस वक्त देश में विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच देश में बड़ी मुश्किल से संसद सत्र आयोजित हो रहा है। बचाव और सुरक्षा के तमाम इंतजाम के साथ संसद के दोनों सदन लग रहे हैं। दोपहर के पहले राज्यसभा लग रही है तो दोपहर के बाद लोकसभा। शनिवार और रविवार को भी छुट्टी नहीं हो रही। इतना सब हो रहा है तो देश हित में फैसले भी लिए जाने चाहिए, मगर मोदी सरकार इन मुश्किल हालात में भी अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कुछ ऐसे बिल पारित कराने पर अड़ी है जो कानून की शक्ल में आ गए तो उद्योगपतियों की मौज हो जाएगी, लेकिन गरीब मजदूरों और अन्नदाताओं के लिए हालात पहले से कठिन हो जाएंगे। सरकार श्रम कानून में बदलाव की भी कोशिश कर रही है। लोकसभा में नए श्रम संहिता बिल को पेश कर दिया गया है। सरकार की मंशा है कि सामाजिक सुरक्षा कानून 2019, औद्योगिक संबंध कानून बिल 2019 और कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज के माहौल से जुड़ा बिल 2019, इन्हीं में मौजूदा 44 श्रम कानून समाहित हो जाएं। ऐसा होने का मतलब है काम के घंटे बढ़ जाना, मनमाने ढंग से मजदूरी तय होना और सामाजिक सुरक्षा का घटना, जबकि मालिकों के लिए हायर एंड फायर यानी मतलब के वक्त काम पर रखो अन्यथा काम से निकाल दो वाली नीति अपनाना आसान हो जाएगा। मजदूर पूरी तरह से अपने नियोक्ताओं और सरकार के रहमो करम पर हो जाएंगे। सरकार ने राज्यसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी दूसरा संशोधन 2020 विधेयक पारित करवा लिया है। इसमें भी सरकार ने कारोबारियों का ध्यान रखा है। महामारी की वजह से जिन कंपनियों ने डिफॉल्ट किया है यानी कर्ज लेकर चुकाया नहीं है, अब उन्हें कर्जदाता बैंक यानी कंपनी आईबीसी कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं। सरकार ने ऑडियंस के जरिए आईबीसी के सेक्शन 7, 9 और 10 को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। तो काश की कर्ज लेकर न चुका पाने पर ऐसी ही सुविधा साहूकारों के चंगुल में फंसे ग्रामीणों और अन्नदाताओं को भी होती। लेकिन किसानों की कर्ज माफी की तो बात केवल चुनाव के वक्त ही सुनाई पड़ती है, बाकी वक्त तो उन्हें तरह तरह की उलझनों से ही गुजरना पड़ता है। और सरकार नए कृषि बिल के जरिए उनकी उलझनों को और बढ़ाने का काम कर रही है। देश भर में इन बिल्स के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन पीएम मोदी न जाने किस आधार पर कह रहे हैं कि ये किसानों को बिचौलियों से बचाएगी। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि बिचौलियों से बचाकर वो किसानों को उद्योगपतियों के फेंके हुए जाल में फंसाने की तैयारी कर रही है। किसानों के लिए तो इधर कुआं और उधर खाई वाले हालात हैं। मोदी जी मां गंगा के बेटे बने, बचपन में चाय वाला बने, गरीब मां के बेटे बने, लेकिन अब तक किसान के दर्द को करीब से देखने समझने का शायद उन्हें मौका नहीं मिला। इसीलिए किसानों के लिए भावुक होते उन्हें नहीं देखा गया। उनके 6 साल के शासन में किसानों के कई आंदोलन हुए। किसान सैकड़ों किलोमीटर चलकर दिल्ली तक आए कि सरकार उनकी आंखों में आंसू और पैरों के छाले देखकर उनका दर्द समझेगी, उनके हाथों में मानव खोपड़ी देखकर उनके दर्द का अंदाज लगाएगी।
लेकिन सरकार को ऐसे आंदोलनों से कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 साल में दसियों हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली। उनके बच्चों ने अपने दिवंगत माँ बाप के दर्द को नाटक के जरिए प्रस्तुत कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। सरकार तब भी बेपरवाह रही। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलीं, लेकिन सरकार शांत बैठी रही। किसानों ने मेहनत से उगाई फसल सड़क पर फेंक दी, उसमें आग लगा दी। सरकार फिर भी चुपचाप सब देखती रही। इसके बावजूद 2019 में जब भाजपा ज्यादा बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो उसके कॉर्पोरेट के लिए देश के किसानों को किनारे लगाने के हौसले और बढ़ गए। कहां तो सरकार का दावा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और कहां ऐसे कानून लाने पर सरकार अड़ी है जो किसानों से उसकी फसल का सही दाम लेने का अधिकार ही खत्म कर रही है। उन्हें उनकी ही जमीन पर सरकार मजदूर बनाने पर तुली हुई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा बिल 2020, इन कानूनों से कुछ फसलों का उत्पादन, सप्लाई, वितरण, कारोबार और व्यापार पर नियमन पूरी तरह से हट जाएगा। यानी बड़े व्यापारियों और कंपनियों को पूरी छूट होगी कि वे मनमाने ढंग से किसानों से उसकी फसल खरीद सकेंगे, इसे जमा कर सकेंगे, खुलकर जमाखोरी कर सकेंगे और जितनी मर्जी हो उतनी कीमत पर बेच सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जरूरी खाद्यान्नों की खरीद पर सरकार का जो नियंत्रण अभी तक है, वो खत्म हो जाएगा और खेती की कमान भी उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगी। आगे जाकर सरकार की ओर से मिलने वाला समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और सब्सिडी की सुविधा भी किसानों के लिए नहीं होगी। आम जनता के लिए सस्ते अनाज की सप्लाई के लिए किसानों को जो समर्थन मूल्य सरकार देती थी, वो गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। यानी कृषि सेक्टर पूरी तरह से मुनाफे से संचालित कॉर्पोरेट सेक्टर के नियंत्रण में आ जाएगा। तो जिस तरह की मनमानी सरकार ने जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलने के लिए की, जैसे असम में एनआरसी के लिए दिखाई और जैसे सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिद पर सरकार अड़ी रही, कुछ वैसा ही हाल अब कृषि बिल को लेकर भी सरकार का देखने को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले केवल विपक्ष सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद करता था, उससे सवाल करता था, उस पर फैसला वापस लेने का दबाव बनाता था। अब सहयोगी दल भी यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ताजा मिसाल हरसिमरत कौर बादल का मंत्री पद से इस्तीफा है। वैसे कृषि बिल पर आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने भी नाराजगी जताई है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आरएसएस से जुड़ा किसान संगठन यानी भारतीय किसान संघ कृषि बिल पर सरकार के खिलाफ खड़ा है। भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि ये विधेयक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है और इससे किसानों का जीवन और मुश्किल होने वाला है। उनका कहना है कि देश में 80% किसान छोटे या मध्यम वर्ग के हैं, इसीलिए एक भारत एक बाजार का नारा उनके लिए काम नहीं करता। ये या तो बड़े उद्योगों या बड़े किसानों के लिए ही काम करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि एनडीए सरकार पिछले 2 बजट से 22,000 नई मंडियों की बात कर रही है, आखिर वे कहां हैं? इस बिल पर नाराजगी तो अकाली दल की भी है और इस कदर है कि उसकी सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा ही दे दिया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसान इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। वहीं अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि सभी अकाली किसान हैं और सभी किसान अकाली हैं। दरअसल इस वक्त अकाली दल किसी भी कीमत पर किसानों की नाराजगी सहने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि पंजाब की सभी किसान यूनियन अपने मतभेदों को एक ओर रखकर इन बिल्स के विरोध में एकजुट हैं और पंजाब की 100 साल पुरानी पार्टी अकाली दल अभी किसानों को और नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्र में वो भले सत्ता में भागीदार है, लेकिन पंजाब में उसका राजनीतिक आधार सिमट गया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में पार्टी केवल 15 सीटें ही ले पाई। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अकाली दल ने भाजपा के किसी फैसले का विरोध किया हो। इस साल जनवरी में अकाली दल ने पंजाब विधानसभा में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव का समर्थन किया था। दूसरी ओर संसद में अकाली दल ने इसी अधिनियम के समर्थन में वोट किया था। बाद में पार्टी ने इस मुद्दे पर भाजपा के साथ अपने मतभेदों के चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव अलग लड़ने का फैसला भी किया था। इसी तरह अभी हाल ही में सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नई भाषाओं के बिल में पंजाबी को शामिल न करने पर आपत्ति जताते हुए कहा था, ये खालसा राज के समय से ही स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो अकाली दल ने अभी तो विरोध के तेवर दिखा दिए हैं, लेकिन ये कब तक बरकरार रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है।
पार्टी को लगा कि राजनीतिक रूप से उसका नुकसान होगा तो उसने अभी किसानों का हितैषी होने का दिखावा कर लिया। लेकिन यह कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि किसानों के साथ गलत हुआ हो। उनके साथ तो कदम कदम पर छल कपट हो रहा है। क्या अकाली दल को पहले मोदी सरकार के फैसलों में कुछ गलत नहीं लगा? खैर, भाजपा का साथ अकाली दल 1997 से देता आ रहा है, यह हम सब जानते हैं, और इस साथ की वजह से उसके अच्छे दिन आए और आगे भी अच्छे दिनों की चाहत में अकाली दल शायद ही एनडीए से अलग हो। वैसे भाजपा के साथ से बहुत से राजनीतिक दलों के अच्छे दिन आ गए और उन कारोबारियों के भी अच्छे दिन आ गए जिनकी दौलत में इन 6-7 सालों में चौगुना 6 गुना इजाफा हो गया है। वैसे अच्छे दिनों का नारा जिसने भी गढ़ा था, जरूर उसके दिमाग में लाखों के सूट पहने महलनुमा घरों में रहने वाले और प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रख देने वाले ऐसे उद्योगपतियों की तस्वीर रही होगी। उन्हीं के अच्छे दिनों के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है और ऐसे फैसले ले रही है जिससे देश की बोटी बोटी पूंजीवादी गिद्ध नोच लें, जबकि गरीब मजदूर सरकार के गलत फैसलों का निवाला बन गए हैं। इस पर सितम ये कि सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके कारण कितने मजदूर जान से हाथ धो बैठे। मार्च से लेकर अप्रैल मई तक जब सरकार के लगाए लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोग अपने घरों में बंद होकर कोरोना को हराने का प्रण ले रहे थे, कुछ भाजपा नेता ट्विटर पर वचन दे रहे थे कि वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब भारत की सड़कों ने आजादी के बाद का दूसरा सबसे बड़ा पलायन देखा। वैसे इसे पलायन कहना भी गलत है, क्योंकि लाखों मजदूर सरकार के फैसले के कारण मजबूर होकर अपने घर लौट रहे थे। पहले पैदल निकले और कई हफ्तों बाद जब सरकार शवासन से उठी तो उसने तय किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। उसमें भी सरकार के नकारेपन के कई उदाहरण दिखे। कहीं ट्रेनें घंटों लेट पहुंची तो कहीं तय स्टेशन की जगह दूसरे स्टेशन पर पहुंच गईं। सरकार ने घोषणा की कि ट्रेन में मजदूरों के लिए खाने और पानी का इंतजाम होगा, लेकिन वो भी ठीक से नहीं हुआ। मजदूरों को किराया भी अपनी जेब से भरना पड़ा और सरकार केवल घोषणा करती रह गई। सड़कों पर कहीं बैसाखी के सहारे मजदूरों को घिसटते देखा गया तो कहीं गर्भवती स्त्री को पैदल चलते तो कभी दुधमुहे बच्चे या बूढ़े माँ बाप को कंधों पर उठाए लोगों को चलते देखा गया। एक बच्ची अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर सैकड़ों किलोमीटर चली। एक बच्चा अपनी मर चुकी माँ के ऊपर से चादर खींच रहा था, इस उम्मीद पर कि वो जाग जाएगी। ऐसी कई दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई। कई लोग सड़कों पर या ट्रेन की पटरियों पर या स्टेशनों पर मर गए और इस सरकार की निर्दयता देखिए कि इसे यही नहीं पता है कि उसके लगाए लॉकडाउन के कारण कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। सरकार आंकड़े बता देगी तो उसकी नाकामी जाहिर हो जाएगी, मुआवजे का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार ने इसका ठीकरा फेक न्यूज पर फोड़ना बेहतर समझा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने संसद में इस बारे में कहा, लॉकडाउन की अवधि के बारे में फर्जी समाचारों से उत्पन्न भय के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार का प्रवासन शुरू हो गया था और लोग विशेषकर प्रवासी कामगार भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और आश्रय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त आपूर्ति के बारे में चिंतित थे। तथापि केंद्र सरकार इस बात के प्रति सजग थी और उसने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए कि अपरिहार्य लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई भी नागरिक भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं आदि की मूलभूत सुविधाओं से वंचित न हो। तो देखा आपने किस चतुराई से सरकार ने प्रवासी मजदूरों की बदहाली के लिए फर्जी समाचारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। लगे हाथ सरकार को यह भी बता देना चाहिए अब कि आखिर इन फर्जी समाचारों को रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए, किन लोगों ने ऐसी फेक न्यूज फैलाई, क्या सरकार ने उन पर कोई एक्शन लिया है। सरकार को यह भी बता देना चाहिए कि क्या पीएम केयर्स फंड भी फर्जी न्यूज का शिकार है, जो उस पर वो कोई जवाब नहीं देना चाहती और सवाल पूछने पर नेहरू गांधी परिवार की आड़ में जाने के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता है। कोरोना की शुरुआत हुई तो मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड बना दिया, जिसमें देश के कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर बॉलीवुड हस्तियों तक ने खुले हाथ से दान दिया। हालांकि किसने कितना धन दिया और उसका कहां क्या उपयोग हुआ, इसे सार्वजनिक करने में सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। इस फंड की स्थापना से ही सवाल उठे कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से है तो एक और फंड की क्या जरूरत। लेकिन मोदी जी एक बार जो कमिटमेंट कर लेते हैं तो शायद फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। इसीलिए फंड बना भी और लाखों करोड़ों का दान भी लिया। बस उसका हिसाब किताब क्या है, इस बारे में सवाल पूछो तो मोदी जी के सांसद भड़क जाते हैं। जैसे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध केवल विरोध के नाम पर हो रहा है।
जिस तरह से इन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कई चुनाव हारे, इन्होंने लगातार जनधन योजना, विमुद्रीकरण, 3 तलाक और जीएसटी को बुरा बताया, इन्हें हर चीज में खामी नजर आती है, जबकि खुद इनकी ही नीयत में खोट है। अनुराग ठाकुर का मन इतने पर भी नहीं भरा तो वो इस मसले को नेहरू गांधी परिवार तक ले गए और कहा कि 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शाही हुकुम की तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाने का आदेश दिया। इस कोष का आज तक पंजीकरण नहीं कराया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसको विदेशी योगदान विनियमन संबंधी मंजूरी कैसे मिली। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो अनुराग ठाकुर की इस तरह की बातों पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ और मूल सवाल हाशिए पर चला गया कि पीएम केयर्स फंड बनाने की जरूरत ही क्या थी। इसमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बढ़ती जा रही। इस सरकार ने पिछले 6 सालों में हमने देखा है कि कई रिकॉर्ड बनाए हैं और अब उसमें एक रिकॉर्ड झूठ बोलने का भी जुड़ जाना चाहिए। सीए और एनआरसी पर सरकार के बयानों में विरोधाभास हमने देखा। फारूक अब्दुल्ला को लेकर अमित शाह ने संसद में गलत बयानी की। चीन पर सही जानकारी नहीं दी गई। अब प्रवासी मजदूरों पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आंकड़े नहीं दे रही है, जबकि उसे पता है कि कब, कहां, कितने लोग मारे गए। जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा, उन स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में सरकार ने संसद में जानकारी नहीं दी। यानी किसी सवाल का जवाब न दो या फिर सवाल को गलत दिशा में ही मोड़ दो, या इससे भी बात न बने तो इतिहास में जाकर नेहरू जी को कोस दो। बस सबका ध्यान भटक जाएगा। लोग सरकार के जाल में फंसकर उसके बनाए मुद्दों पर बात करने लगेंगे और असल सवाल जवाब का इंतजार उसी तरह करते रहेंगे जैसे आम जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। खैर, फिलहाल तो इफ्तिखार आरिफ का एक शेर याद आता है, खुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, खुद को बिखरते देखते हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।